हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो ये आईएसएस का पेपर हुआ था ना, आईएसएस 2020 अभी 17 अक्टूबर को। तो इस 17 अक्टूबर में आपका सेकंड पेपर था जिसमें आपका स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से रिलेटेड एक पार्ट था। तो इसमें आपके टोटल सेकंड पेपर में 80 क्वेश्चंस आए थे और उसमें जो 50 क्वेश्चंस थे वो आपके स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से थे। तो आज हम इन सभी 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सॉल्व इस वीडियो में हम केवल 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी सबकी जो सॉल्यूशंस हैं वो उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। जिन 3 वीडियोस को यहाँ डिस्कस करेंगे वो सॉल्यूशन आपको वहाँ नहीं मिलेंगे उस पीडीएफ में, ठीक है। तो ये वीडियो आप, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखोगे तब, तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपसे क्या कह रहा था कि x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा, और इसका जो डेंसिटी दी हुई है तो थीटा बाय ई के लिए आपको कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फाइंड करना है, ठीक है। पर इसमें अब आप ये मत सोचिए कि अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म दिया है तो थीटा के क्लोज मैक्सिमम है तो यहाँ मैक्सिमम है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने रोहतगी के एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और उसमें साफ लिखा है कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है आपके थीटा बाय ई के लिए। वो कैसे है वो मैं आपको प्रूव करके बताती हूँ। देखो, आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो ये टी है ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई और यहाँ पे 1/n ये वाला एस्टिमेटर है। इसको मुझे प्रूव करना है कि कंसिस्टेंट है थीटा बाय ई के लिए। पर आप कंसिस्टेंसी के लिए क्या क्या अप्रोचेस लगाते हो? आप पहले वो क्लासिकल जो प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस जो अप्रोच है वो लगाते हो, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे लगाना मुश्किल है क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता नहीं कैसे फाइंड करेंगे। या फिर आप फाइंड करते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टेंस टू पैरामीटर, वेरिएंस ऑफ टी टेंस टू 0 then t is as consistent, something like this। बट इस फॉर्म ऑफ एस्टिमेटर के साथ तो वो भी पॉसिबल नहीं है करना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो मुझे इसको थोड़ा इजी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये कुछ ज्योमेट्रिक मीन टाइप का है तो उसमें हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो इसको पहले मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। तो वो है आपका T1 एस्टिमेटर, जिसको मैंने लिखा है log ऑफ T1। तो log ऑफ T1 आपके पास क्या होता है, log ऑफ T1 आपके पास हो जाएगा 1/n समेशन i1 to n log ऑफ xi। यही हो गया। अब इसका हमें देखना है कि ये किसके लिए कंसिस्टेंट है या किसके लिए नहीं है। तो एक आपको, आपने अप्रोच देखी होगी, आपका आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर टी कोई एस्टिमेटर है, ठीक है, टी अगर मेरे पास कोई एस्टिमेटर है और उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो किसी पैरामेट्रिक फंक्शन जी थीटा को टेंड कर रही है और वेरिएंस ऑफ टी जो है वो 0 को टेंड कर रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जो t है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है किसके लिए, आपके जी थीटा के लिए। यह आपने अप्रोच पढ़ी हुई है। तो इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपने t1 के लिए, t1 किस पैरामेट्रिक फंक्शन को टेंड करेगा कि उसके किसके लिए कंसिस्टेंट है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो पहली बात तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t निकालना पड़ता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस निकालने के लिए मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ log x चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस लॉग, एक्सपेक्टेशन ऑफ log x क्या होगा यहाँ पे, 0 to इन्फिनिटी, सॉरी 0 to थीटा log x और आपका 1/थीटा dx। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, वो है log थीटा -1। दूसरा है वेरिएंस ऑफ log x। वेरिएंस ऑफ log x निकालने के लिए देखो, मैं पहले बता रही हूँ, आपको निकालना पड़ता है एक्सपेक्टेशन ऑफ log x का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ log x का स्क्वायर जो आएगा आपके पास वो आएगा log थीटा -1। ये कैलकुलेशंस मैं नहीं कर रही हूँ, वो आपको खुद करनी है। log थीटा -1 स्क्वायर +1 और माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर। तो आपके पास वेरिएंस फाइनली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 करोगे तो वो आपके पास कितनी आएगी, 1/n इंटू एन इंटू लॉग थीटा -1। तो फाइनली आ जाएगी log थीटा -1। और वेरिएंस ऑफ T1 कितना आएगा, देखो सारे के सारे एक्स इंडिपेंडेंट हैं तो log xi भी सारे इंडिपेंडेंट होंगे। तो
1/n² समी n इंटू वेरियंस ऑफ लॉग ऑफ एक्स आई। तो आपके पास आ जाएगा 1/n² इंटू n इंटू 1। तो आपके पास बचता है 1/n। अब जब n टेंस टू इन्फिनिटी होता है उस केस में आपका जो एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 है वो तो चलिए टेंड करती है लॉग थीटा -1 को, और जो वेरियंस ऑफ t1 है वो टेंड कर जाता है किसको, वो टेंड करता है आपका 0 को। तो इससे क्या पता चलता है कि इस वाले रिजल्ट को अगर हम यूज़ करें तो कि t1 जो है वो आपका कंसिस्टेंट है किसके लिए, लॉग थीटा -1 के लिए। अब एक और जो रिजल्ट है जिसको हम कहते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, जो कि क्या कहती है आपसे, वो प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि अगर t कोई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है आपका किसके लिए, जी थीटा के लिए, और साई मेरे पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उस केस में आपका जो साई ऑफ टी होता है वो आपका कंसिस्टेंट हो जाता है साई ऑफ जी थीटा के लिए। तो यही वाली सेम प्रॉपर्टी है जिसको अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, t1 तो आपने प्रूव कर दिया कंसिस्टेंट है लॉग थीटा -1 के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं साई फंक्शन ले लूँ लॉग, साई फंक्शन मैंने लिया है लॉग, और साई फंक्शन को मैं दोनों तरफ लगाऊं तो ज़रा देखना, लॉग नहीं सॉरी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। तो जब आप एक्सपोनेंशियल ऑफ t1 करोगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ t1 मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग t1 मतलब केवल सॉरी यहाँ पे t1 नहीं आएगा, यहाँ पे t ही आएगा ओनली, ठीक है, ये आप हटा दीजिएगा, ये नहीं है यहाँ पे केवल लॉग t है, मुझे मिस्टेक हो गई थी। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपोनेंशियल ऑफ t1 मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग t, तो आपके पास बचेगा केवल t। तो t कंसिस्टेंट है किसके लिए, यहाँ पर भी आपको वही फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका एक्सपोनेंशियल मतलब किसका, सॉरी इसका कहाँ चला गया भाई, हाँ इसका एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग थीटा -1, तो जो कि अगेन रिड्यूस हो जाएगा आपका थीटा बाय ई में, ठीक है। तो यहाँ इससे प्रूव हो गया कि जो t है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है आपका थीटा बाय ई के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमने अपने एस्टिमेटर को ट्रांसफॉर्म कर लिया, फिर जाके उसकी एक दूसरे पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए उसकी कंसिस्टेंसी दिखा दी, फिर उसकी एक इनवेरियंस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने प्रूव कर दिया कि जो t है वो कंसिस्टेंट है थीटा बाय ई के लिए। बस इतना ही हुआ इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वो किस पर है आपका, वो है आपका भट्टाचार्य बाउंड पे। तो आईएसएस में शायद पहली बार ही भट्टाचार्य बाउंड पे कुछ सॉल्यूशन आया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अगर x1 x2 xn एक आईआईडी रैंडम सैंपल है आपके पास, ये वाला जो नॉर्मल थीटा 1 से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको इस पैरामीट्रिक फंक्शन थीटा स्क्वायर के लिए आपको भट्टाचार्य बाउंड फाइंड करना है। देखिए ये है क्रैमर-राव बाउंड, लेकिन आपको फाइंड करना था भट्टाचार्य बाउंड। इसका जो आंसर है ना वो है ए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। भट्टाचार्य देखो टी अगर आपका एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है ना, तो उस केस में अगर मान लीजिए ये मैं लाइन बनाती हूँ, यहाँ पर आपका जो वेरिएंस ऑफ टी है, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर का जो वेरिएंस है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पर है तो क्रैमर-राव बाउंड कहता है कि ये जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है वो आपका इस पॉइंट से ऊपर रहेगा, इसका जो वेरिएंस है वो इस पॉइंट से ऊपर रहेगा। तो भट्टाचार्य क्या करते हैं इम्प्रूवमेंट इसके ऊपर, वो ये कहते हैं कि नहीं ये लिमिट पॉइंट को, इस लोअर पॉइंट को हम यहाँ से बढ़ा के यहाँ ला सकते हैं। तो ये भट्टाचार्य ने किया था कि इस जो लोअर लिमिट है उसको और वेरिएंस ऑफ टी के क्लोज लाने का काम किया था। इसीलिए हम कहते हैं कि भट्टाचार्य ने क्रैमर-राव इनइक्वालिटी के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट दिया था, ठीक है। तो इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन है आप उसमें देखेंगे तो ये काम उन्होंने वहाँ पे किया था। भट्टाचार्य बाउंड निकालने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप अपने लाइक्लीहुड को फाइंड कीजिए। देखिए भट्टाचार्य बाउंड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के दूंगी, कम से कम 20 to 25 मिनट का। उसको जब आप देखेंगे ना तो आप पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए इसका बस हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो भट्टाचार्य बाउंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाइक्लीहुड फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। और इस लाइक्लीहुड को ही मैं यहाँ पूरे क्वेश्चन में एफ से डिनोट करूँगी, ठीक है।
तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, 1/सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 है, तो 2πn/2 और एक्सपोनेंशियल आपका आ जाएगा -12, उसके बाद समेशन i1 to n xi माइनस थीटा होल स्क्वायर, यही वाला आपका लाइक्लीहुड आ जाएगा। तो भट्टाचार्य बाउंड में देखिए दो आपके पास वेक्टर्स होते हैं जिस पर आपको काम करना होता है। तो पहला वेक्टर जो होता है ना वो होता है आपका ये साई वेक्टर, ठीक है, या साई वेक्टर से नहीं डिनोट करो इसको, आप करो एस वेक्टर से तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एस वेक्टर हो गया। तो एस वेक्टर आपका वेक्टर किस टाइप का होता है, देखिए एस वेक्टर में पहला कंपोनेंट आपका होता है 1/f और आपका हो गया del/del f ऑफ x, मतलब साई एस से पहले मैं बात कर लेती हूँ पहले जी थीटा की, तो जी थीटा ज़्यादा मेरे लिए आसान रहेगा आपको समझ। आपका यहाँ पैरामीटर आपको क्या दिया हुआ है, जी थीटा इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर। तो दो वेक्टर आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं। वो दो वेक्टर कौन से हैं, पहला वेक्टर है आपका साई वेक्टर, दैट इज साई ऑफ थीटा, इसको मैं साई ऑफ थीटा करके डिनोट करूँगी। दूसरा वेक्टर जो काम आने वाला है वो है एस। तो पहले साई थीटा वेक्टर देखते हैं। साई थीटा वेक्टर क्या होता है, देखिए साई थीटा एक ऐसा वेक्टर है जिसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि साई थीटा इक्वल्स टू, आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है साई थीटा का वो कितना होता है, वो होता है डेल जी थीटा अपॉन डेल थीटा। दूसरा कंपोनेंट होता है डेल स्क्वायर जी थीटा डेल थीटा स्क्वायर। इस तरीके से वो चलता जाता है के तक। अब ये के कैसे डिसाइडेड होगा, वो के कैसे डिसाइडेड होगा वो आप अपने अपने ही एग्जाम्पल से डिनोट देख सकते हो। देखो ये अगर आपका जी थीटा है तो आप अपना साई थीटा फाइंड करो ज़रा। पहली बार इस जी थीटा का आपने किया डिफ्रेंशिएशन थीटा की रेस्पेक्ट में तो कितना आया 2 थीटा। दूसरी बार किया डिफ्रेंशिएशन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कितना आया 2। अब नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो 0 0 आएंगे। तो मतलब केवल k इक्वल्स टू 2 तक ही आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो साई थीटा जो आपका आया है वो आया है 2 थीटा 2। तो उसके बाद इसको मैं सेपरेट यहाँ पे अलग से लिख लेती हूँ। अब जो नेक्स्ट वेक्टर आपका बनता है वो बनता है एस वेक्टर, ठीक है। तो एस वेक्टर किस टाइप का होता है, एस वेक्टर में आपका फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो होता है 1/f डेल एफ बाय डेल थीटा। दूसरा आपका वेक्टर होता है 1/f डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ऐसे ही करते जाएंगे तो 1/f डेल क्यूब एफ बाय डेल थीटा क्यूब। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे सिंस आपका जो साई थीटा वेक्टर है वो 2x1 का है तो s जो बनेगा, तो साई थीटा वेक्टर अगर आपका 2x1 का है तो s वेक्टर भी आपका 2x1 का ही बनेगा, इससे ज़्यादा का नहीं बनेगा। तो आपको इससे ज़्यादा आगे डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इस s को यहाँ पे लिख दूँ s1 और s2, ये है आपका s1 और ये है आपका s2। तो पहले हमको इस s1 और s2 की जो रियल फॉर्म है वो हमको यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे s1 जो आपको मैंने आपको क्या बताया, s1 इक्वल्स टू 1/f डेल ऑफ f बाय डेल थीटा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती d ऑफ लॉग f बाय डी थीटा, ऐसे इसको लिख सकते हैं आराम से। तो जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो इसका लॉग लो, जरा आप लॉग लोगे तो क्या आएगा d बाय डी थीटा। देखो सिग्मा से तो इस पोर्शन से जो बनेगा वो तो आपका एक कांस्टेंट होगा, इसको हम k लिख देते हैं। बाकी बचा -12 समेशन i1 to n xi माइनस थीटा स्क्वायर और आपका ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसका तो 0, इसका आएगा -12 समेशन i1 to n फिर -2 xi माइनस थीटा आ गया। तो -2 से -1/2 कट गया, बचा समेशन xi माइनस थीटा जिसको हम लिख सकते हैं n x बार माइनस थीटा। तो S1 की जो करेक्ट फॉर्म है आपके पास आ गई ये वाली। अब आपको S2 के लिए भी इसको फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें फाइंड करना है S2। तो S2 मैंने आपको क्या बताया था, S2 इक्वल्स टू
1/f डेल स्क्वायर f अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकती 1/f डेल बाय डेल थीटा, फिर उसके बाद डेल f बाय डेल थीटा। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही की थी कि जो 1/f डेल f बाय डेल थीटा है, ठीक है, वो आपके पास कितना आया था n x बार माइनस थीटा। तो इस डेल f बाय डेल थीटा की वैल्यू आ जाएगी f इंटू एन दिस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/f डेल बाय डेल थीटा f डॉट n x बार माइनस थीटा। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। n को तो आप चाहे बाहर ले लो, n को जब आपने बाहर ले लिया तो आपके पास बचा f और x बार माइनस थीटा। ये दो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हैं। तो एक को छोड़ के बाय सेपरेशन जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, वो फॉर्मूला लगा देंगे। एक बार हमने f को छोड़ा तो डेल बाय डेल थीटा x बार माइनस थीटा, फिर हमने x बार माइनस थीटा को बाहर किया तो डेल ऑफ f बाय डेल थीटा हो गया, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो -1 हो गया, डेल बाय जब ये -1 हो जाएगा तो माइनस ऑफ f बचेगा। तो n अपॉन f इंटू माइनस ऑफ f क्या बचेगा, माइनस ऑफ n। तो माइनस ऑफ n बचा प्लस n बाई f x बार माइनस थीटा डेल f बाय डेल थीटा। अब ज़रा इस वाली टर्म पे गौर करो, 1/f केवल इतनी सी 1/f डेल f बाय डेल थीटा। ये तो अभी अभी बताया था कि ये एन एक्स बार माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख दें एन एक्स बार माइनस थीटा, तो वो रखेंगे तो आएगा माइनस ऑफ एन प्लस एन एक्स बार माइनस थीटा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास S2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे आपने क्या करना होता है, आगे आपको एक मैट्रिक्स बनानी होती है जिसको हम कहते हैं V मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो ये V मैट्रिक्स होती है ये एक्चुअल में होती है आपकी कोवेरियंस ऑफ S, कोवेरियंस वेरियंस मैट्रिक्स आपकी इस S के लिए। तो वो कुछ इस टाइप से होगी आपकी, वेरियंस ऑफ S1 एंड कोवेरियंस ऑफ S1 एंड S2, और उसके बाद कोवेरियंस ऑफ S2 एंड S1, हालांकि दोनों बराबर ही होते हैं दोनों, और वेरियंस ऑफ S2 इसी टाइप की होती है। अब आप एक बार के लिए ज़रा सोचिए कि जब मैं इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करती हूँ, ठीक है, तो इसकी जब एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ S1, तो वो कितनी हो जाती है, वो आपके पास होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार माइनस थीटा, जो कि 0 होती है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 भी 0 हो जाती है। और उसके बाद जब आप इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं तो क्या आता है, एन स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन एक्स बार माइनस थीटा का स्क्वायर जो होता है वेरियंस ऑफ एक्स बार, एन स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स बार माइनस एन, तो ये अगेन 0 होती है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ S2 भी सोचो 0 हो जाती है। अब अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ S2 और एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 दोनों के दोनों ही 0 हैं, तो कोवेरियंस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कोवेरियंस मैट्रिक्स आपकी ऐसे लिखी जाएगी फिर, एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 S2, एक्सपेक्टेशन ऑफ S2 S1 और वेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ S2 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों लिख पाए, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 और S2 0 थी। अब हमारा काम क्या बचा, इन एक्सपेक्टेशंस को फाइंड करना। तो इन एक्सपेक्टेशन को जब हम फाइंड करते हैं तो देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 स्क्वायर क्या होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 स्क्वायर है आपके पास, S1 की इसकी वैल्यू रखो, स्क्वायर रखोगे तो n स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा, x बार माइनस थीटा और इसका होल स्क्वायर, तो ये तो अभी अभी आपको बताया कि ये 1/n होता है। तो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 स्क्वायर जो होगी वो आपके पास n हो जाएगी। जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ S2 स्क्वायर निकालोगे तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी काम है। तो इसमें आपको n कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर ले लें, n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगी एक्सपेक्टेशन ऑफ n x बार माइनस थीटा का स्क्वायर -1 इसका होल स्क्वायर। ओपन करोगे इसको तो आपके पास आएगा n स्क्वायर
n इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार माइनस थीटा की पावर 4 माइनस 2n 1 मिनट, सॉरी कुछ इंटरप्शन हो गया था। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ s2 स्क्वायर जब आप निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, n तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर होके, और आपके पास बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, और उसके बाद आएगा x बार माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करके लिखोगे तो क्या बचेगा, n स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन 1 मिनट, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार माइनस थीटा रेज टू पावर 4 माइनस 2n एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 1। तो इसको आप देखो, x बार आपका किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल थीटा 1/n को फॉलो करेगा। तो इस x बार के लिए ये तो इसका फोर्थ सेंट्रल मोमेंट ही हो गया ना, तो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट किसी भी नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर के लिए फोर्थ सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, 3 सिग्मा 4। तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास 1/n है, तो सिग्मा 4 1/n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3/n स्क्वायर माइनस 2n, और ये आपके पास आ जाएगा 1/n क्योंकि वेरिएंस है। तो फाइनल तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास कितना आएगा, वो आएगा 2n स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर है वो तो निकल ही गए। यहाँ पे लास्ट में आपका बचता है s1 और s2। तो s1 s2 का जब आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा n क्यूब x बार माइनस थीटा क्यूब माइनस n x बार n स्क्वायर x बार माइनस थीटा। देखो जब इस इतनी सी टर्म की एक्सपेक्टेशन ली जाती है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका थर्ड ऑर्डर का सेंट्रल मोमेंट बनता है नॉर्मल थीटा 1/n के लिए। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो थर्ड ऑर्डर का जो सेंट्रल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये वाली एक्सपेक्टेशन तो आपको ज़ीरो देगी। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार माइनस थीटा ये तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ s1 s2 जो है वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो फाइनली जो कोवेरियंस मैट्रिक्स आपकी बनती है वो क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी n 2n स्क्वायर 0 और 0, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ s2 और s1 दोनों के दोनों बराबर, एक्सपेक्टेशन s1 s2 और s2 s1 दोनों बराबर होते हैं। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स भी फाइनली आपकी बन गई। अब इसके बाद आता है आपका फाइनल कंक्लूजन कि आपको क्या करना है, आखिर जो लोअर बाउंड है वो निकलता कैसे है। तो देखिए भट्टाचार्य लोअर बाउंड ये होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास, इसको हम डेल से डिनोट करते हैं। तो डेल इक्वल्स टू आपके पास होता है दिस साई थीटा ट्रांसपोज v इनवर्स एंड साई थीटा, ठीक है। तो साई थीटा जब आप लिखोगे तो साई थीटा आपके पास कितना है, देखो इस साई में भी यहाँ पे 2 आएगा और इस साई में भी आपके पास 2 आएगा, तो 4 तो मैं अलग से लिख देती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा थीटा 1, और इसका जब इन्वर्स निकालोगे तो बस क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो जस्ट 1/n हो जाएगा और 1/2n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 है ही और ये थीटा 1 हो जाएगा। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आता है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन 4 थीटा स्क्वायर अपॉन n 2/n स्क्वायर। तो इस तरीके से हम भट्टाचार्य लोअर बाउंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आई होप इसको आपको देखने में बहुत मज़ा आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका टेस्टिंग पार्ट से, ठीक है, और ये लास्ट थर्ड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इस पेपर का। इसके बाद ये वीडियो नहीं होगा। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद PMF अंडर H0 एंड H1। यहाँ पर आपको दी हुई हैं ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, और अंडर H0 जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है फॉर ईच ऑब्जर्वेशन प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और इस तरीके से अंडर H1 भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एक टेस्ट फंक्शन फॉर्म किया गया है, ये एक रैंडमाइज्ड टेस्ट है क्योंकि अदर देन 1 प्रोबेबिलिटी भी ये जो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है। तो जब x1 1 2 होता है तो विद प्रोबेबिलिटी 1 रिजेक्ट करता है, जब 3 होता है तो 0.25 रिजेक्ट करता है।
तो इस टेस्ट के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये एमपीटी है इस लेवल के लिए, क्या ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है लेवल अल्फ़ा के लिए, अभी पावर दिस एंड कुछ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमको चेक करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेवल और साइज़ में डिफरेंस होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम डिसाइड करते हैं अपने टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले, ठीक है। फिर जो क्रिटिकल रीजन हमको मिलता है वो उसका साइज होता है। तो जो आपका पावर फंक्शन होता है, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फाई एक्स जिसको हम बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फाई एक्स, इसको आप अपना पावर फंक्शन बोलते हो, ठीक है। ये होता है पावर फंक्शन। तो इसकी जो अगर मैं इसको अंडर एच नॉट निकाल रही हूँ, मैं यहाँ पे नॉट लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको अंडर एच नॉट निकाल रही हूँ तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आपकी होती है साइज ऑफ द टेस्ट। लेकिन अगर इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस पावर फंक्शन की, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इससे एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, वो चीज़ क्या है कि कभी भी साइज जो है वो लेवल से बड़ा नहीं होता है। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो हमेशा आपके टेस्ट के साइज के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन आपके पहले ये जो टेस्ट आपको दिया हुआ है इसमें आपसे साइज और पावर से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं। तो पहले इसका साइज निकाल लें। तो साइज ऑफ द टेस्ट आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको अपने एक्सपेक्टेशन ऑफ पता नहीं साई एक्स लिखा है कि फाई एक्स लिखा है, ठीक है, मैं फाई एक्स से लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स अगर मुझे साइज निकालना है तो पहली बात तो अंडर एच नॉट है, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी इनटू पॉइंट्स, सॉरी जो जो प्रोबेबिलिटी है इनटू जो पॉइंट्स की पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स 1 2, मतलब ये जो फंक्शन है जो वैल्यू लेगा इनटू उसकी वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद 0.25 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3। सिंस आप अंडर एच नॉट देख रहे हो तो यहाँ पे पी नॉट से लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x12 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। अंडर एच नॉट देख रहे हो तो दोनों का सम, तो 0.02, ठीक है। और यहाँ पे 0.25 को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.0025। तो आपके पास जो साइज़ आ जाता है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ अलग से, साइज़ आपके पास आता है 0.0225, ठीक। अब आपको फाइंड करनी है पावर ऑफ दिस फाई एक्स टेस्ट। तो पावर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन में आपको यूज़ किसको करना है, आपको अपने h1 फंक्शन को, मतलब अंडर एच नॉट h1 जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। तो सेम आपने किया कि 1 इंटू प्रोबेबिलिटी x12, तो यहाँ पे दोनों का सम कर दो, कितना आएगा 0.09 हो जाएगा, प्लस 0.25 इंटू 0.03, तो 0.0075। तो ओवरऑल आपके पास कितना बचेगा, यहीं लिख देती हूँ 0.0975। इतना तो पता चल गया कि इस फाई एक्स टेस्ट के लिए साइज़ ये है और पावर ये है। अब ज़रा हम ऑप्शंस पे गौर करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि जो फाई एक्स, मैं इसको फाई एक्स से समझ रही हूँ, मुझे दिखने में थोड़ी दिक्कत है, आप इसको देख लीजिएगा, वैसे शायद साई एक्स लिखा है। हाँ, तो जो ये फाई एक्स टेस्ट है ये एमपीटी टेस्ट है लेवल अल्फ़ा 0.03 के लिए, मोस्ट पावरफुल टेस्ट है ये इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो हमने 0.003 जो फाई एक्स का लेवल 0.03 हम कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि जो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए हैं 1 2 3 अंडर एच नॉट, उसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मतलब इन तीनों का जो सम है वो 0.03 है, इसलिए ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो ये बात करेक्ट है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर फाई एक्स ये आपका 0.03 है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
उसके बाद ये हमसे कहना चाह रहा है कि इस लेवल पे ये एक मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। अब मैं आपको एक ऐसा टेस्ट बना के यहाँ पे दिखा दूंगी कि जिसकी जो पावर है वो इससे ज़्यादा है, ठीक है। एक मैंने टेस्ट बनाया है HX, ठीक है। ये एक नॉन रेंडमाइज टेस्ट है, जस्ट इस टाइप का X 1 2 एंड 3, ठीक है। अब ज़रा इसकी पावर फाइंड करो। तो पावर ऑफ HX कितनी है? पावर ऑफ HX आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 1 इंटू प्रोबेबिलिटी इन तीनों का सम अंडर H1, क्योंकि पावर में हम H1 यूज़ करते हैं। तो तीनों का सम करो कितना आएगा? 0.12। अब जो 0.12 है ऑफकोर्स वो 0.0975 ये है, वो ज़्यादा है उससे। और इसका भी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर HX, वो भी आपका 0.03 ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वही 3 पॉइंट यूज़ किए हैं। देख लो यहाँ पर भी वही 3 पॉइंट यूज़ किए हैं जो मैंने यहाँ पर किए थे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दोनों का बराबर है। तो जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बराबर है और पावर इसकी ज़्यादा आ रही है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इस जो 5x था वो मोस्ट पावरफुल टेस्ट था इस वाले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, जबकि मेरे पास एक ऐसा नॉन रेंडमाइज टेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी पावर इस रेंडमाइज टेस्ट से ज़्यादा है। तो ये जो है ये तो गलत है। दूसरा, ये सेम स्टेटमेंट कह रहा है कि साइज मोस्ट पावर टेस्ट ऑफ लेवल अल्फा विद पावर दिस, तो ये भी गलत है, ये मोस्ट पावरफुल है ही नहीं। उसके बाद 5x हैज़ साइज दिस, ये लाइन करेक्ट है। पावर दिस, ये भी करेक्ट है। बट इट इज़ नॉट मोस्ट पावरफुल टेस्ट विद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.03, जो बिल्कुल सही बात है। पावर साइज तो ये है, सही है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा रेंडमाइज टेस्ट आ गया जिसकी पावर इस 5x से ज़्यादा थी, तो ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट नहीं रहा। तो नॉट अ मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ये लाइन करेक्ट है। और इसका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो भी 0.03 है। ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये क्या कह रहा है? 5x इज़ नॉट अ मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ लेवल दिस, लेवल तो है ही नहीं ना 0.0225, ये तो इसका साइज़ है। लेवल तो आपने जब 3 पॉइंट यहाँ डिसाइड किए हैं, ठीक है, ये 1 2 3 डिसाइड किए हैं यहाँ पे, तो उसका लेवल तो यहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देखते हैं ना आप। जिन 3 पॉइंट्स के साथ आप काम करना चाह रहे हो उसमें आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या मिल सकती है अंडर H0 सॉरी, तो वो तो यही मिलेगा ना इन तीनों का सम, तो वो यहाँ पर आपका 0.03 है। तो लेवल तो इसका 0.03 है, 0.03, तो ये तो गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका आपका C। देखिए, मैं अपने सॉल्यूशन में कभी नहीं कह रही कि मेरे सारे सॉल्यूशन सही होंगे नहीं होंगे, हो सकता है आंसर के आने के बाद गलत भी हो जाए, तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। पर एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सच में, लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, दैट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर द चैनल। सो आई होप आपको सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।